कल मैंने जो डिबेट शुरू की थी, मैंने क्यों कहा कि डिबेट आज हॉट होने वाली है। दरअसल वो पन्ना मैंने कल का रख लिया था सजो के, कि मुझे मालूम था इसका जवाब आएगा, और जवाब आया। कल बीजेपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और बीजेपी ने जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें उन्होंने उल्लेख किया था कि संसद में जब शुरू होनी होती है, इससे पहले कोई ना कोई एक ऐसी रिपोर्ट आती है जिसको कि कांग्रेस पकड़ती है, और उसके बाद संसद में हंगामा होता है। और सिलसिलेवार 2021 से 2024 जो चल रहा है, जिसमें अडानी को लेकर बातचीत चल रही थी, उसका उन्होंने लोग किया, पेगासस का किया। पेगासस की रिपोर्ट संसद में जब होने वाली थी उससे पहले उन्होंने इसका जिक्र किया कि किसानों पर जो रिपोर्ट आई उसका जिक्र किया, मणिपुर का जो वीडियो आया उसका जिक्र किया, कोवैक्सीन को लेकर जो रिपोर्ट आई, आम चुनाव हो रहे थे तब किया। और अंत में उन्होंने कहा कि संबित पात्रा जी की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कि राहुल गांधी जी देशद्रोही हैं। आज उसका पलटवार आया है। कल मैंने शो उधर से किया था, आज शो का पहला आगाज यह है कि रागिनी नायक जी ने कहा, कांग्रेस की नेता, राहुल गांधी जी को देशद्रोही कहने की बीजेपी की हिम्मत कैसे हुई। राहुल जी देश की सबसे पुरानी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष हैं। राहुल जी 5 बार के चुने हुए सांसद हैं, एक शहीद प्रधानमंत्री के पोते हैं। ऐसे व्यक्ति जिसके परिवार का बलिदान देश की मिट्टी को सींच रहा है, बीजेपी कहती है कि कांग्रेस अर्थव्यवस्था को अस्थिर कर रहे हैं। दरअसल कांग्रेस नहीं, बीजेपी देश की अर्थव्यवस्था को अस्थिर कर रहे हैं। कल उधर से आया था कि वो देशद्रोही हैं राहुल जी, और आज कांग्रेस ने कहा कि हिम्मत कैसे हुई जो आपने कह दिया राहुल जी को देशद्रोही। कल उधर से बात थी, आज कल कांग्रेस ने डिबेट का आगाज किया था, आज बीजेपी डिबेट का आगाज करेगी कि आखिर आपने कहा तो क्यों कहा। डिबेट का आगाज करते हैं जी। सबसे पहले तो आज बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस है, उनके चरणों में श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए मैं बहुत बहुत नमन। मैं अपनी बात को शुरू करता हूं कि जो कह रही हैं कि ये ताकत कहां से आई, ये बाबा साहब के दिए गए संविधान से आई। क्योंकि हम लोकतंत्र दिवस नहीं बनाते, हम गणतंत्र दिवस बनाते हैं, जहां एक एक व्यक्ति के वोट की एक बराबर कीमत है, एक एक गण को अधिकार है कि देश के किसी भी सियासतदान से सवाल पूछ सकता है, किसी से भी पूछ सकता है, किसी भी पद पर बैठे हुए व्यक्ति से पूछ सकता है। ये तो कितनी बड़ी राजतंत्र की मानसिकता है कि आपको हिम्मत कैसे हुई हमसे पूछने की। अरे आप जवाब दीजिए। असहमतियों का सम्मान लोकतंत्र। आप बताइए कि आप मुस्तकबिल रहमान से मिलने क्यों गए थे, फजील रहमान से मिल क्या कनेक्शन है आपका। आप बताएं कि आपने हेमंत से क्यों मुलाकात की, जो सज्जिकुर रहमान से, सरजिल इमाम से जो जाकर के मिला था, उसको फंडिंग किया था। ये देश तोड़ने वाले तमाम लोगों से आपके ओमन को वहां से जो सांसद है उससे मिलने का क्यों गए थे। राहुल गांधी जब विदेश की धरती पर जाते हैं तो जाते के साथ ही भारत पर हमले क्यों करते हैं। लोहिया भी गए थे, लोहिया जी अमेरिका गए, उनसे नेहरू जी के 36 का आंकड़ा था। लोहिया से लोगों ने पूछा कि नेहरू जी पर आपके क्या विचार है, बोले भारत के प्रधानमंत्री है, भारत के भविष्य, भारत की धरोहर है। हमारे उनसे व्यक्तिगत असहमतियां हैं, लेकिन वो भारत के प्रधानमंत्री हैं। तो जब विदेश की धरती पर आप जाते हैं और भारत पर लगातार हमले करते हैं। दूसरे, मैं आचार्य चाणक्य के को भी आज प्रणाम करना चाहता हूं, उनके श्री चरणों में। 3000 साल पहले जब सेल्यूकस की कन्या हेलेना का विवाह जब चंद्रगुप्त से हो रहा था तो आचार्य चाणक्य ने एक शर्तें रखी थी। उस शर्तों में पहली शर्त यह थी कि विदेशी मां के गर्भ से जन्मा हुआ संतान भारत में कभी राजनीतिक पल पे नहीं बैठेगा। और आखिर आचार्य चाणक्य की 3000 साल पहले कही गई सूक्ति का संबंध किस बात से है, मैं इस बात को प्रणाम करते हुए सिर्फ बात को रखता हूं। राइट, मैं आपके पास आता हूं जी। ओपन रिमार्क क्यों कहा, हिम्मत कैसे हुई जो आपने कांग्रेस ने पूछा था, बीजेपी ने उसका जवाब दिया है। आपके 1 मिनट 30 सेकंड आपके। प्रतीक जी, संविधान की जिसकी ये बात कर रहे हैं उसको भारतीय जनता पार्टी रोज उसकी धज्जियां उड़ा रही है, एक बात। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, इतिहास के पन्ने अपने आप को दर्ज कराते हैं। भारत संबित पात्रा हो या उनकी वो पार्टी हो या उनकी पेरेंटल आइडियोलॉजी फॉलो करने वाले आरएसएस हो, शुरू से उनकी वो विचारधारा रही हो, चाहे पंडित नेहरू हो, चाहे राजीव गांधी हो, इंदिरा गांधी हो, महात्मा गांधी हो, गाली देना, बेइज्जत करना तो इनके रग रग में बसा हुआ है। तो इन्होंने राहुल गांधी को अगर कुछ भला बुरा कह दिया तो बहुत ज्यादा इस पे आश्चर्य इसलिए नहीं करना चाहिए कि उसी आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं कि जब देश गुलाम था, पूरा देश गांधी के नेतृत्व में आजादी के लिए लड़ रहा था, तो भारत छोड़ो आंदोलन में अंग्रेजों के लिए भर्ती करा रहे। खैर, इनकी विचारधारा इनको मुबारक हो। लेकिन जो बड़ी बात है जिसके कारण ये सब चल रहा है, प्रधानमंत्री हमारे भी हैं
मुझे फक्र है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, लोकप्रिय हमारे प्रधानमंत्री हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री जहां जहां गए, जिस महीने गए उसके अगले महीने अडानी को कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। और ये बात मैं नहीं कहता हूं, ऑस्ट्रेलिया का पूर्व प्रधानमंत्री और केनिया का वर्तमान प्रधानमंत्री कहता है कि मुझे अडानी से मिलवाया नरेंद्र मोदी जी ने। मैं ये नहीं कहता हूं क्योंकि मेरे प्रधानमंत्री हैं कि वो एजेंट के रूप में उसके काम करते हैं, ना ये मेरे विचार है ना मेरे संस्कार है। मैं इसे हिंदी में भी नहीं कह सकता हूं कि भैया अडानी के लिए वो दलाली कर रहे हैं, क्योंकि मेरा संस्कार मुझे इस बात की इजाजत नहीं देता। वो मेरे लोकप्रिय तो चले जा रहे हैं सब। सुनिए, वो मेरे लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं, लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि राजनीतिक स्तर पर आप इतने विवेकहीन और विचारहीन हो गए कि आप उन शहीदों के परिवार को गाली दे रहे हो, क्योंकि आपके इतिहास में कहीं कोई शहीद नहीं है। अगर एक का नाम आप सोचकर बताइएगा तो मुझे खुशी होगी, क्योंकि आपका इतिहास अंग्रेजों के साथ जुड़ा हुआ है, हमारा इतिहास अंग्रेजों को भगाने के साथ जुड़ा हुआ है। आप बताइए, कांग्रेस के इतिहास में एक कांग्रेसी शहीद हुआ हो, बताइए आप। कांग्रेस बताइए, कांग्रेस के इतिहास में एक भी अगर शहीद हुआ हो तो आप उसको खुलासा करिए। अरे आप तो देखिए हम ये मानते हैं कि पुरखे सबके एक है। ये अलग बात है कि एलन ऑक्टेवियो ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना की, रिचर्ड बैटनबर्ग से लेकर के विलियम बैटनबर्ग से लेकर के तमाम कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। आपके हमारी आइडियोलॉजी इंडिया से है, आरएसएस हमारा आइडियोलॉजिकल है, लेकिन आपकी आइडियोलॉजी कहां से है? नेहरू जी ने 46 में ब्रिटिश जैक के नीचे ओथ ली थी, उनके ब्रिटिश के साथ उनके संबंध रहे। ये बताने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, आप महात्मा गांधी बहुत करते हैं। महात्मा गांधी की हत्या नारूराम गोडसे ने की, उसका मंदिर एक आदमी ने बनवाया, बाबू राम कुशवाहा मध्य प्रदेश में। वो कांग्रेस में क्या कर रहा है पिछले 20 साल से? वो कांग्रेस में कर क्या रहा है 20 साल से? दूसरा मैं ये नहीं कहता हूं कि भोपाल गैस कांड को किसने भगाया, कोतरोची को किसने भगाया और भोपोर्स कांड को किसने किया, ये सब बातें छोड़ दीजिए। आप बताइए कि पंडित नेहरू के लिए अकबर इलाहाबादी ने कहा था कि कौम के गम में खाते हैं डिनर हुक्काम के साथ, रंज लीडर को है मगर बड़े आराम के साथ। 14 साल पंडित नेहरू जेल में थे तो क्या था? टाइपराइटर था, स्विमिंग का समय था, वॉलीबॉल खेलने का समय था, ये जेल में थे पंडित नेहरू। आप कांग्रेस का एक अध्यक्ष स्तर का बस लाला लाजपत राय के चरणों में प्रणाम करते, उनको छोड़कर कोई एक व्यक्ति बता दीजिए जो कि गोली खाया हो, फांसी चढ़ा हो या काला पानी गया हो। इसके अलावा आप जिस संघ की बात करते हैं, संघ के संस्थापक डॉक्टर हेगड़ेवार 42 के आंदोलन में जंगल सत्याग्रह में जेल गए और आपकी सरकार ने 89 में महाराष्ट्र में इस डाक टिकट रिलीज किया, शहीदों की श्रृंखला, स्वतंत्रता सेनानियों की श्रृंखला आपका नाम लिया। तो या तो आपकी सरकार फर्जी है, या आप फर्जी हैं, या कांग्रेस ही पूरी फर्जी है। मैं आ जाऊंगा, डिबेट चले, बड़ा आनंद लीजिए आप जी। बड़ा सुंदर इन्होंने संघ चालीसा पढ़ा। मेरे मित्र बता दीजिए कि आजादी के 52 साल तक संघ के मुख्यालय नागपुर पे तिरंगा क्यों नहीं फहराया गया? क्या है आपकी देशभक्ति उस समय शक के दायरे में थी? बड़ा इतिहास, एक मिनट रुकिए, इतिहास के पन्नों को तोड़ मरोड़ देने से इंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री नहीं बन जाती। अगर इतिहास की किताबों को पढ़ेंगे तो उसमें कांग्रेस के शहीदों का नाम है और दूर जाने की जरूरत नहीं है। यही इंडिया गेट पे चले जाइए, वहां एक एक व्यक्ति का नाम लिखा हुआ है, लेकिन आपको ये बताना होगा, हल्ला नहीं, लेकिन आपको ये बताना होगा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने 52 साल तक नागपुर मुख्यालय पे तिरंगा क्यों नहीं फहराया? राइट। देखिए क्या भगत सिंह को वो सम्मान दिया गया? देखिए दिक्कत क्या है हमारे मित्र की, और ये कांग्रेस की सबकी दिक्कत है। सवाल से भागने के लिए नया सवाल ले आते हैं। सवाल जो पूछा उसका कोई जवाब इनके पास है नहीं। भाई 52 साल तक झंडा इस देश में, जब जिंदल ने कोर्ट में केस किया और कोर्ट ने कहा कि सब कोई फहरा सकता है, तब फहराना शुरू हुआ। इसके पहले प्राइवेट संस्थानों पर झंडे नहीं फहरते थे। अब झूठ बोला है तो उसमें कायम रहो कांग्रेसी। आदमी का कुछ तो किरदार होना चाहिए, लेकिन आपका सारा किरदार तो शर्मसार करने वाला है, क्योंकि जितनी कहानी आपकी सुनाते जाएंगे जनता से आप उतने दूर जाते जाएंगे। इस देश में बाबर की मजार तो आपको बहुत अच्छी लगती है, पंडित नेहरू गए, इंदिरा गांधी गई, राहुल गांधी गए, और नटवर सिंह ने लिखा है वन लाइफ इज नॉट एनफ, किताब में लिखा है, आपके विदेश मंत्री थे, उन्होंने कहा कि जब मैडम वहां से मुड़ी बाबर की मजार से तो कहा कि ऐसा लगा कि जैसे सदियां सिमट के कुछ लम्हों में आ गई। और ये नटवर सिंह ने किताब में लिखा है भाई मेरे। और राहुल गांधी जब गए सोमनाथ के मंदिर में तो गैर हिंदू रजिस्टर साइन किया, अपने हाथ से किया। कांग्रेस को लगा कि डेंजर हो गया, गड़बड़ हो गया,
फराज खुल गया आज, तो उन्होंने जाकर के अपना दत्तात्रेय गोत्र है मेरा वैष्णव देवी में ताने लगे, कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहनाने लगे, वंश बदल गई, जात बदल गई, अब बताते गोत्र, दादा लेटे इलाहाबाद के कबर में जनेऊ पहने नहीं, व्यक्तिगत नहीं जी, नहीं सही बोला है उन्होंने, व्यक्तिगत नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। एक मिनट आराम से डिबेट पे अपना योगदान दो, सही और गलत नहीं। जो राहुल गांधी जी को कल संबित पात्रा जी ने देशद्रोह का बात किया, वो सही किया उन्होंने, क्योंकि मुझे भी शंका होता है। मैं एक ऑटो चालक, एक मजदूर आदमी, मुझे पक्का शंका था इस संबित पात्रा से पहले कि जो जॉर्ज पुनिया कहता था कि मैं जूते इसलिए पहनता हूं भारत जोड़ो यात्रा में कि भारत की जमीन पर मेरे पैर न पड़ जाए, उसके साथ भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी करते हैं। जो कहता है भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह, उसके साथ राहुल गांधी खड़े हो जाते हैं जेएनयू में। ये शंका है। और ये कहना चाहता हूं साहब, सबसे बड़ी बात, 514 वर्ष बाद भगवान श्री राम जब अयोध्या आए थे तो पूरे देश में, पूरे विश्व में दिवाली मनाई गई थी, लेकिन 500 साल बाद भगवान श्री राम का मंदिर बना, कांग्रेस ने बोला नहीं, हमें नहीं जाना है। ये इससे बड़ा देशद्रोह क्या हो सकता है? इस देश का अगर पहचान है तो सनातन है, और जो सनातन विरोधी है वो देश विरोधी है। आम आदमी पार्टी। प्रतीक जी, आधे घंटे की डिबेट हो गई, नॉर्थ पोल साउथ पोल ने डिबेट कर ली, लेकिन आज तक आधे घंटे में अभी तक किसी के आम मुद्दों की बात नहीं कर पाए ये लोग। वो हमारा देश है। नरसिम्हा राव जी की सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी अपोजिशन में सामने खड़े हुए थे, जिनेवा सम्मेलन हुआ था, अटल बिहारी वाजपेयी गए थे, वो हमारा देश है। लेकिन आज देखिए, आम आदमी पार्टी ने संसद के अंदर एक आवाज उठाई थी कि आज दिल्ली के अंदर हालत जो है, लॉ एंड ऑर्डर की हालत बहुत ज्यादा खराब है। दिल्ली के लोगों ने भाजपा को 7 सांसद दिए, एकमात्र जिम्मेदारी दी थी कि दिल्ली के लोगों की सुरक्षा करिए। दिल्ली में क्या हो रहा है? फिरौती की कॉल आ रही है, चोरी की बहुत सारी गोलीबारी हो रही है, छीना झपटी हो रही है। इस पे अमित शाह जी आके बात करें। संसद में बात ही करने को तैयार नहीं है। आधे घंटे में एक बात नहीं कर पाए दोनों नेता। देश के मुद्दों में बात कब होगी? देश के लोग मेरे मुद्दों में बात करना चाहते हैं। रुको, मैंने कहा था डिबेट आज थोड़ी सी बढ़िया होगी, और डिबेट में कारण यह था कि मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि दिल्ली में चुनाव है। पता तब चला जब मैं आम आदमी पार्टी के पास गया, मुझे तुरंत समझ में आ गया कि अच्छा चुनाव होने वाले हैं। ऑफ कोर्स मैं आया। जस्ट गिव मी अ सेकंड जी। रागिनी नायक जी को बताइए, हिम्मत अपने आप आ जाती है जब रगों में देश प्रेम का खून खौल रहा होता है। हिम्मत अपने आप आ जाती है जब विचारधारा होती है नमो वत्सले मातृभूमि। हिम्मत अपने आप आ जाती है जब 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने का संकल्प दिल में लिया जाता है। हिम्मत अपने आप आ जाती है जब भारत को अर्थव्यवस्था में 5वीं से 3री के लिए हम आगे बढ़ रहे होते हैं। हिम्मत अपने आप आ जाती है जब चांद तक तिरंगा को लहराने की ख्वाहिश हम दिल में लेके चलते हैं। हिम्मत अपने आप आ जाती है जब एक तरफ चाइना को अपनी जमीन दी जाती है और आज एक तरफ पाकिस्तान को जमीन दी जाती है, और आज हम बात करते हैं कि कब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर भारत में विलय करे। हिम्मत अपने आप आ जाती है जब हम देश के एक एक नागरिक को हम डिजिटल के साथ हम जोड़ते हैं। हिम्मत अपने आप आ जाती है जब देश को विकास की धारा और इंफ्रास्ट्रक्चर से जोड़ते हैं। हिम्मत अपने आप आ जाती है जब ये भारत जोड़ो यात्रा कर रहे होते हैं, जुड़ रहा होता है एनडीए। हिम्मत अपने आप आ जाती है जब भारत जोड़ो यात्रा में भारत को तोड़ने वाले लोग साथ में राहुल गांधी के साथ तस्वीरें निकालते हैं। हिम्मत अपने आप आ जाती है प्रतीक जी जब भारत विश्व स्तर पर आज ग्लोबल इनोवेटिव इंडेक्स में भारत की जो रैंकिंग है वो 40 आ चुकी है। आज भारत जिस प्रगति पे आगे चल रहा है, एक पावर बैंक बन बिल्कुल मैं आम आदमी पार्टी को थोड़ा सा देके फिर समाजवादी पे आता हूं। जी, मुझे बड़ा अच्छा लगा ना मुद्दों की बात करी, बात करके आप ले आए ना मुद्दों बात करके ऐसे देश नहीं बिकने दूंगा। कहा था नहीं कहा था? रेल बेच दिया, तेल बेच दिया, सेल बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दी, खदान बेच दी, पूरे देश को बेच दिया। एक काम नहीं। अरे रुक जा भाई, रुक जा। पूरे देश को बेचने के बाद किससे से वादा कर रहे हैं? अरे भाई बता तो दो। आपने वादा किया था देश नहीं बिकने दूंगा, पूरे देश को बेच दिया। आज देश का युवा पीड़ित है। मैंने कहा था डिबेट आज बढ़िया होगी। मैंने कहा था डिबेट खड़े रहो। अपनी स्टेयरिंग वहीं रखनी है तुम्हें। बिल्कुल जी। जनाब आली, क्या नाम है आपका? हुजूर, क्या नाम है? मैं अमीर सिंह, रिटायर्ड फौजी हूँ। रिटायर्ड फौजी हैं अमीर सिंह जी। कहाँ से आना हुआ सर? मैं दिल्ली से ही। ये झोला में क्या है? झोला में तो एक कागज है, ड्यूटी जाऊंगा, नाइट ड्यूटी है मेरी। अरे नाइट ड्यूटी है जी। मैंने पूछ लिया बस। मैं बस एक बात पूछना चाहता हूँ। रक्षा मंत्री हमारे मुलायम सिंह यादव थे और कांग्रेस का राज था देश में। हमारे देश के एक अंदर एक जनरल सूरी थे, वो आज कहाँ है
और वो कहाँ से आए थे, उतने साल वो इस देश में नौकरी कैसे करके गए, वो इसका जवाब कांग्रेस वाले रक्षा मंत्री दे दो, मैं अपनी पेंशन छोड़ दूंगा। राइट, ठीक 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 ठीक। लेट जी। प्रतीक भैया, अहंकार की यही खूबी है कि वो ये नहीं पता चलने देता कि वो स्वयं गलत है। आज आम आदमी पार्टी बात कर रही है, छाछ तो बोले बोले, चलनी भी बोले जिसमें 72 छेद है। आज आम आदमी पार्टी बोल रही है जिसके विधायक वसूली के लिए फोन करवा रहे हैं, आम आदमी पार्टी बोल रही है। और किसके लिए बोल रहे हैं? दिल्ली के अंदर आपने क्या किया? एक ऐसा नया स्कूल बताइए दिल्ली के अंदर, एक ऐसा अस्पताल बताइए दिल्ली के अंदर जो आपने बनाया हो। और ये बताइए दिल्ली के अंदर कितने लोगों को आपने जल से नल दिया हो। आम आदमी पार्टी बात कर रही है और कांग्रेस वाले, अरे भैया मुद्दों की बात कर रहा हूं। कांग्रेस का एक मेरा ये प्रवक्ता, मेरे बड़े भाई हैं, ये बता दे कि देश के अंदर कांग्रेस का एक भी ऐसा शहीद बता दीजिए जिन्होंने आजादी के अंदर अपनी आहुति दी हो, बता दीजिए एक भी। बात करते हैं बहुत बड़ी बड़ी, आरएसएस की बात करते हैं आप, आरएसएस के मुख्यालय की बात करते हैं। अरे आरएसएस की तो आप आरएसएस का क्या कबूतर नहीं पढ़ सकते आप लोग? अब बात क्या कबूतर नहीं पढ़ सकते? राष्ट्रभक्त संघ पर आरोप लगाते हैं। राइट 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 राइट। रुको, तुम बार बार हाथ क्यों उठा देते हो? बाबूजी नमस्ते। मैं श्यामलाल डोगरा। श्यामलाल डोगरा साहब जम्मू से हैं या यही दिल्ली से हैं? मैं दिल्ली से ही हूँ, वैसे अखनूर के रहने वाला। अखनूर के रहने वाले हैं साहब, बड़ी अच्छी जगह है अखनूर। मेरा जाना हुआ भाई। अरे रुको, अरे अरे हो गया साहब, जवाब दिवा दो, मैं बता अरे यही काला मुंह करवा लूंगा। अरे सुनिए बाबूजी बच्चा हूँ मैं आपका, बाबूजी बच्चा हूँ मैं आपका, मैं पेंशन ले रहा हूँ, मैं आपसे कह रहा हूँ बाबूजी बच्चा हूँ मैं तो कह रहा हूँ हरियाणा के आगे कोई जवाब ना दे पाता है। हाँ, मैं कह दिया मैं हरियाणा की, हरियाणा जय हरियाणा, हरियाणा जय हरियाणा जी। अखनूर अखनूर, अरे बाबूजी हरियाणा, ये देखो अखनूर, ये देखो अखनूर जी। ये मैं उस अखनूर से हूँ जहाँ पर सन 65 और 71 के अंदर इस कांग्रेस पार्टी ने पाकिस्तान के जो हमारे को जो जगह थी वो पाकिस्तान को दे दी, और जो हमने जगह जीती थी वो भी पाकिस्तान को वापस कर दी। मैं उस जगह से हूँ, ये मैं कांग्रेस पार्टी वालों को बताना चाह रहा हूँ। आज भी वो जगह पाकिस्तान के कब्जे के अंदर है, और लाहौर का 13 किलोमीटर का पत्थर अभी कुछ साल पहले जब इंडिया गेट पे रखा गया था, 13 किलोमीटर लाहौर, वो सारा का सारा एरिया जीता हुआ वो पूरा पाकिस्तान को दे दिया था। वो आपके, और आप आरएसएस की बात करते हैं। हमारा देश जब 15 अगस्त को आजाद हुआ था, 16 सितंबर को अगर आरएसएस नहीं होती तो लाल किले पे झंडा दूसरी पार्टी का ही होता, जो कि यहाँ रह गए थे। सरदार पटेल के पास रात को 3 बजे जो लोग गए थे कि देश के अंदर यहाँ पर ऐसा ऐसा होने वाला है। आप इतिहास में देखना कितनी जगह पे 16 से 19 सितंबर को यहाँ पर झगड़े हुए थे, जिसमें मेहरौली, काके खा की ये सब्जी मंडी के अंदर हवेली और कई जगह पर जो हुए थे वो आरएसएस ने बचाए थे पटेल के यहाँ रात को जाकर। राइट 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 राइट। बैठ जाओ, वहां बैठ जाओ। पवन जी आप भी बैठिए, समाजवादी पार्टी आप भी बैठिए। कांग्रेस बीजेपी खड़ी रहेगी, कांग्रेस बीजेपी खड़ी रहे, बाकी कोई नहीं बैठे, सब बैठ जाएंगे। और एक बात और बहुत स्पष्ट तौर से मैं कहता हूं, आपकी पॉलिटिकल पार्टीज को मैं बहुत बहुत नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं और दिल से बहुत एहतराम करता हूं, लेकिन कृपया बराए मेहरबानी जनता से मत उलझा करिए। जनता यहाँ पे शिरमौर है, जनता के आगे कोई। अब सुनो, मैंने आपको कंधे सर, ठीक, मेरी बात सुनिए, मैंने आपको कंधे पे बैठाला है, मैंने आपको कंधे, मेरी खोपड़ी में मत बैठ जाइए बस। कहां से आना हुआ? मैं कमल कृष्ण यादव झारखंड से। यहाँ कमल कृष्ण यादव झारखंड से जी। क्या काम करते हैं? यहाँ से एलएलबी कर रहा हूँ, डीयू से एलएलबी कर रहे हैं। तो यहाँ कैसे आ जाना हो गया? मैं आया था आज यहाँ घूमने। हाँ। मैं उनसे एक सवाल करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा विदेशी माँ के बच्चे देशद्रोही होते हैं। नहीं, ये नहीं कहा उन्होंने। इन्होंने कहा कि ये नहीं कहा, इन्होंने कहा कि चाणक्य ने एक ऐसी बात कही थी। और राहुल गांधी के बारे में भी ऐसा कहा जाता है कि वो, ये आपने जोड़ा भाई सर अखनूर भाई, अगर ऐसा करना है कि मुझे तय करना कि हरियाणा बड़ा है या अखनूर, तो दोनों लोगों यहाँ आ जाओ, पहलवानी कर लो, और वरना खड़े रहिए, चुपचाप खड़े रहिए। तो मैं ये
कहना चाहता हूं कि बीजेपी से भी सांसद हैं एस जयशंकर जी, विदेश मंत्री, उन्होंने भी जापानी महिला से शादी की, तो उनके बच्चों को भी ये वही कहेंगे। ठीक, मैंने सुनी आपकी बात। जी जनाब अली, समाजवादी पार्टी। एक साथ लटकाना, अटकाना और भटकाना, आगे आइए। देश के जो मुद्दे हैं उनको भटकाने के लिए राहुल गांधी को बोल दिया गया देशद्रोही हैं। फिर सरकार आपकी क्या कर रही है? सरकार क्या कर रही है? किसकी सरकार है? नरेंद्र मोदी जी की सरकार है और देशद्रोहियों को आप पाल रहे हैं क्या? अगर या तो आप झूठ बोल रहे हैं या फिर आप किसी में अगर किसी का मानहानि कर रहे हैं, किसी का कैरेक्टर अगर चरित्र हनन कर रहे हैं तो इसके लिए आपको माफी मांगनी चाहिए। एलओपी है वो देश के, आपको सम्मान करना चाहिए। और सही रही बात इसकी कि अभी सही कह रहे थे सुमंत राय, 52 साल तक झंडा आपने लगाया नहीं आरएसएस के कार्यालय पर, तब आपका कोई नहीं है। तीन रंग आपको असभ बता रहे थे, इसी झंडे के तिरंगे के 3 रंगों को असभ बताने वाले आप ही थे। फिर आपने क्यों कहा कि दूसरे देशद्रोही हैं? मैं एक मिनट भाई, देखो तुम्हें अगर डिबेट करनी नहीं आती तो बराए मेहरबानी इस डिबेट के बाहर चले जाओ। मैंने तुमसे बहुत स्पष्ट कहा और बराए मेहरबानी बोला है तुमसे, और नहीं, और चुपचाप बैठेंगे आप यहां से, वरना डिबेट के अंदर सेकंड के फ्रैक्शन ऑफ सेकंड लगेगा, मैं डिबेट के बाहर कर दूंगा आपको। जी मैं दे दूंगा आपको, दे दूंगा। मैं ये कह रहा हूँ देशद्रोही कौन है? देशद्रोही वह है जिसने जनता के सामने वादे किए हो और जनता के वादों को पूरा न किया, झूठ बोला हो जनता के सामने। 2 करोड़ नौकरी का करने का वादा किया था, हर साल देंगे, फिर कितनी दे पाए? 10 साल में केवल 7 लाख दे पाए। वो जनता से आपने वादा किया, झूठा था कि नहीं? झूठा था। किसानों की आमदनी दोगुनी करने की बात की गई थी, क्यों नहीं हुई? ये है देशद्रोह। ठीक, मैंने लिया, पैनल अब पूरा हो गया, अब डिबेट पे जितने लोग हैं सारे लोग बोल चुके। जी वेरी क्विक। आपने सच कहा। आता हूं। आदरणीय राहुल गांधी जी देश के एलओपी हैं और यही वही एलओपी हैं जिन्होंने चाइना के साथ एमओयू डोकलाम में साइन किया। ये वही एलओपी हैं जो विदेशी पृष्ठभूमि में जाके कहते हैं कि भारत में संविधान की हत्या हो रही है। ये वही एलओपी हैं जो कहते हैं कि भारत में सिखों को पगड़ी पहनने को नहीं दिया जाता, जबकि इन्हीं की कांग्रेस की सरकार के समय 1984 में यहाँ पे सिखों के दंगे हुए, ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ। ये वही एलओपी हैं जो देश विरोधी ताकतों के साथ भारत में जाके देश विरोधी जर्नलिस्ट के साथ फोटो खिंचवाते हैं। ये वही एलओपी हैं जो जॉर्ज सोरास के जो एजेंडा है, जो पूरा मीडिया एजेंडा जो चलाता है देश को पीछे करने के लिए, क्योंकि आज भारत की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है, आज भारत तरक्की के रास्ते में चल रहा है, तो जितनी भारत विरोधी ताकतों के जो एजेंट हैं वो भारत के एलओपी बनके भारत के संसद में। राइट। आराम से, बहुत आराम से। कैसे आना हुआ आज? कहाँ से? आपके दर्शन? नहीं, मेरे तो दर्शन करें। कहाँ से? मैं दिल्ली से ही हूँ। अच्छा। मैं खाली इतना जानना चाहता हूँ, बीजेपी, आरएसएस, यहाँ पे आप पार्टी सबकी बात करते हैं। पिछले 10 साल से देश के अंदर मोदी जी हैं और हमारे दिल्ली के अंदर आप पार्टी है, लेकिन आप पार्टी है, यहाँ पर बहुत से लोग सैलानी भी हैं, मेरे जैसे भी हैं। आप कहाँ से? यहाँ पे मैं दिल्ली से ही हूँ। मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर मूलभूत सुविधाओं की अभी भी कमी है। देश की राजधानी है ये, आगे तरक्की की बात करते हैं, बाथरूम्स की प्रॉब्लम है यहाँ पर, लेडीज के बाथरूम की मोदी जी ने भी बात की, अभी भी दिल्ली में बहुत प्रॉब्लम है, सड़कें टूटी हुई हैं, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मुझे ये समझा दीजिए, दिल्ली के अंदर खाली इनको प्रॉपर्टी डीलर और ये जितने भी वकील, इसके सिवाय कोई आदमी नहीं मिलता। वकील से बड़ा गुस्सा हो तुम यार? नहीं आया कांग्रेस का चांस था। हाँ जी कांग्रेस का। 1 मिनट। हाँ, मैं उन्होंने शौचालय की बात की, तो मैं आपको कहना चाहता हूं, आप दिल्ली में कनॉट प्लेस से बाहर निकल जाइए, कहीं भी फ्री शौचालय बना हुआ है महिलाओं के लिए। और सड़कें तो फिर आम आदमी पार्टी की सरकार है जो विकास की बात करते हैं, और दिल्ली में सड़कें खराब हुई पड़ी है, जनता खुद बोल रही है। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, उन्होंने कहा कि तिरंगे की बात, आपने 70 साल बाद भारत की आजादी के बाद भी कश्मीर में तिरंगा लहराने नहीं दिया। ये किसने किया? लोकतंत्र की बात करते हैं ये। आजाद भारत में 70 साल तक कश्मीर में तिरंगा नहीं लहराया गया। क्यों? कांग्रेस क्या कर रही थी? कांग्रेस तो सिर्फ देश को गुमराह करने की राजनीति करती है। अगर राष्ट्रभक्त होती तो कश्मीर में भारत का संविधान भी लागू करती और तिरंगा भी लहरवाती, लेकिन नहीं, इसके मन में पाप बसा था और वो भारत जो विरोधी होते वो दिख रहा है। मैं यही कहना चाहता हूं देशवासियों को कि कांग्रेस को पहचानो, अगर अब भी नहीं पहचानोगे तो आने वाले समय में धोखा खाएगा ये देश। प्रतीक जी, मेरी आपसे गुजारिश है, क्योंकि आपका कार्यक्रम पब्लिक का है और आपने पीछे एक लड़का था जो 1 करोड़ रुपया हारा था,
उसको आपने 2 बार प्लेटफॉर्म दिया, बाद में नतीजा निकला कि वो फ्रॉड था, स्कैमर था। नहीं, वो फ्रॉड नहीं था। एक मिनट में पूरी बात बोल दूं। अरे मेरा हाथ से निकला हुआ लगता, आप कैसे, ये तो वैसे ही बात कहती जैसे कि संविधान खतरे में, वैसे ही बात कहती है आपने। अरे जबरदस्ती, मतलब मैं उसका गवाह हूं। जनाबे आली, रुकिए, वो तो आपने गलत जगह हाथ रख दिया एक्सीलेटर पे, मैं तो आपसे पूछने आया था। ना, आपने कहा कि वो नकली था, फ्रॉड था। नहीं, वो प्रॉब्लम है, और मेरा मुद्दा है सिर्फ प्रॉब्लम को उठाना। प्रॉब्लम अगर है तो वो तो टिप था, आइसबर्ग का टिप था। गांव में जाइए, गलियों में जाइए, कस्बों में जाइए, देखिए समस्या है, एग्जिस्ट करती है या नहीं। और वो लड़का जहां तक रहा तो मैं क्या जानूं, मैं तो आपके पास आए। भैया क्या नाम है आपका? शिक्षानंद तिवारी सर। कितना जुआ खेलते हो? एक कौन है सर? अच्छा, अभी तक कितना खेला? एक कौन है सर? एक कौन है? रहने वाले तुम अवध के आसपास के हो? अयोध्या के। अच्छा, मिसाल के तौर तुम कहते थे कि साहब 90 लाख रुपया का खेला और हार गए, तो भैया मैं नहीं जानता, मैं अपने आदमी नहीं लाता, ना खड़ा करता। ये आइसबर्ग है और संविधान कतई खतरे में नहीं, हम सारे लोग सुरक्षित। और मैंने बात कही थी कि ये शो है, लाइव शो है, आप जो बोलना चाहेंगे बोलेंगे, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता। आप कहेंगे कि मैं जुआ खेलता था और मैंने एक लंबे समय तक जुआ खेला और मैं अमुक रकम हार गया, तो मुझे क्या मालूम कि आप हार गए या जीत गए? हार गए होंगे, फिर आपने कहा कि इतनी रकम, अगर आप रकम हो सकता है उससे कम हारे हो सकता है उससे ज्यादा हारे हो, मैं कुछ नहीं कर सकता। वो लाइव प्रोग्राम है, वो चला गया, टेलीकास्ट हो गया। लेकिन सच ये है कि आप जुए में रकम हारे या नहीं, जुए में, वो महत्वपूर्ण है। अब तू इधर उधर की बात करेगा तो मैं क्या करूंगा? मुझे तो मुद्दे की बात चाहिए, और मुद्दा यह है कि तुम परेशान हो, तुम रो रहे हो, और तुम्हारे आंख का आंसू पोंछने के लिए कोई है या नहीं है? तुम्हारी मां ने तुमसे बात की या नहीं? ये महत्वपूर्ण बात है, और यही महत्वपूर्ण। कांग्रेस को मौका देंगे, उसके बाद कांग्रेस को देना चाहते थे, आम आदमी पार्टी ने हाथ उठा दिया, लेकिन मैं दे दूंगा आपको। एक सेकंड दे दें, पहले उनका बीजेपी से लड़ रहा है, मैं जरूर आपको दे दूंगा, लेकिन पहले कांग्रेस का हक बनता है। रुको भाई, एक मिनट जी। देखिए, सिर्फ 2 बातें हैं। उस शब्द को कहने के पीछे उद्देश्य ये है कि आपके कार्यक्रम में जो भी आपके गेस्ट हैं, वो आपके साथ चर्चा में जो भी बात कहते हैं उस पर उनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो जो बात कर रहे हैं वो करेक्ट और ऑथेंटिकेट है कि नहीं है, क्योंकि वो आपके दर्शक हैं। अगर वो उसकी जिम्मेदारी नहीं लेते तो उसकी जिम्मेदारी का भार प्रतीक त्रिवेदी और नेटवर्क की टीम के ऊपर होता है, क्योंकि ऐसी बात हवा में नहीं होता कि हम कुछ भी बोलकर निकल जाए। मकसद वो जिम्मेदारी का था। एक मान्यवर, एक और इधर अंकल जी ने कुछ, आर्मी से आप रिटायर्ड हैं, इन्होंने जिक्र किया, तो मैं, पूरा हिंदुस्तान आप पे नाज करता है क्योंकि आप मां भारती के लाडले हैं और आपने मां भारती की रक्षा करी। और हम पुरानी सरकारों को शुक्रगुजार करते हैं क्योंकि आपने कई बार कहा कि मैं अपनी पेंशन छोड़ दूंगा, कि आपको पेंशन मिल रही है। आज के बच्चों से पूछिए, इस नई सरकार में नौकरी जो फौज की है वो भी किराए की है, और पेंशन जैसा शब्द तो पता नहीं किसी किताब में गुम होकर रह गया। कितना एहसान है ना, कितना बड़ा एहसान है। तो क्योंकि क्या है कि अब आप सुनेंगे, बस ये बोलने इनका मौका है। पेंशन जो है वो हम सबका ताउम्र जीवन का सहारा होता है। अगर हमने अपना वो जवानी या अपना कर्म मां भारती या हिंदुस्तान की किसी सर्विस में दिया, एक बात। अब रही दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो विशेष ज्यादा गंभीर चर्चा का था। भाई आप रुके, भाई संसद की कार्रवाइयां बर्बाद हो जा रही हैं, देश में महंगाई है, बहुत बड़ा मुद्दा है, इस पे वक्त नहीं मिल पा रहा है संसद को। दिल्ली में हवाएं जो हैं वो जहरीली हो गई हैं, इस पे हम चर्चा नहीं कर पा रहे हैं। दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल त्राहिमाम कर रहा है क्योंकि 7-7 महीने की बच्ची के साथ बलात्कार इस शहर में हो रहा है। हम इस पे चर्चा नहीं कर रहे। हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि 140 करोड़ लोगों ने, अगर हिंदुस्तान के लोगों ने अपना मस्तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पार्लियामेंट का मुखिया बनाकर दिया है, तो इन सब विषयों पे बात करने की जिम्मेदारी भी नरेंद्र मोदी जी आपकी ही है। अगर विपक्ष सवाल कर रहा है अडानी के मुद्दे पे, एक बार दूध का दूध पानी का पानी क्लियर कर दीजिए, इसके बाद बाकी पार्लियामेंट को स्मूथ चलने दीजिए। एक बात, क्योंकि आज राज्यसभा में पहली बार ऐसा हुआ
कि विपक्ष सवाल पूछ रहा था और सत्ता पक्ष जो है वो हूटिंग कर रहा था। क्योंकि आपने पिछली बार एक बार जिक्र किया था कि पार्लियामेंट दोनों लोग कवर करते हैं, तो जो थोड़ी बहुत जानकारी है वो नहीं, बिल्कुल आवाम के पास जानी चाहिए। अब हमारी समझ से आपको इस बात का तो कम से कम कोई गुमान नहीं रहेगा कि बोला नहीं, बोल दिया जी। राज्यसभा में एक चीज और पहली बार हुई, सीट नंबर 222 के नीचे से 50,000 जैसी रकम मिली। राहुल गांधी जी के हाथ में एक तरफ तो संविधान, सभापति जी ने बोल दिया है उस पे, तो मुझे सभापति जी, और वो गंभीर मुद्दा है, अगर सभापति ने बोला है तो गंभीर है। गंभीर मुद्दा पता है क्या है प्रतीक जी? वो बोल दिया उन्होंने, वो मैटर हाउस का है। एक तरफ तो हाथ में किताब संविधान की है और दूसरी तरफ हाथ मिलते हैं देश विरोधी ताकतों से, ताकि देश की गति को कैसे अवरोध लगाया जाए, वो इनके पास। राइट, वो संविधान जी। देखिए प्रतीक जी, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव जीतने का षड्यंत्र मिला है। शाहदरा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेता शाहदरा कहाँ? कमीशन के अंदर, शाहदरा विधानसभा में। शाहदरा सर कहाँ? शाहदरा दिल्ली की बात कर रहा हूं। आप ये ना सोचिएगा विधानसभा सर, मुझे तो मालूम है शाहदरा, तो वो बताना पड़ेगा ना। शाहदरा दिल्ली, देखिए शाहदरा दिल्ली विधानसभा में भाजपा के नेता ने इलेक्शन कमीशन को लिखा है कि आम आदमी पार्टी के 4,000 लोगों के वोट काट दीजिए, ये भाजपा का षड्यंत्र है। और दूसरी बात, अरविंद केजरीवाल जी ने ये तो कहा था कि दिल्ली के लोगों की सुरक्षा करना भाजपा की जिम्मेदारी है। एकमात्र काम आपको दिया था और 35 दिन के अंदर भाजपा के लोगों ने 3 बार उनके ऊपर जानलेवा हमला कर दिया। दिल्ली के लोगों की सुरक्षा की बातें तो करी थी भाई, दिल्ली में व्यापारियों के पास फिरौती की कॉल आ रही है, रंगदारी मांगी जा रही है, बम धमाके हो रहे हैं, गोलीबारी हो रही है, सुरक्षा कौन देगा? राइट। स्वाति, मैंने आज आपसे पूछा नहीं ना, आपके पैर में चोट है, फिर भी आप आई हैं, मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन। और बहुत बोलना है जी, बोलिए। झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो, घर के अंदर तो झूठों की एक मंडी है, दरवाजे पर लिखा हुआ है सच बोलो, सप्रेम सादर इंडी गठबंधन के तमाम घटकों को समर्पित। अब बहुत सारी बातें हो गई हैं, मैं छोटी छोटी बातें जो है वो करूंगी। इन्होंने अर्थव्यवस्था की बात की, कम से कम अभी तक भाजपा ने देश की अर्थव्यवस्था ऐसी नहीं, इस गर्त में नहीं पहुंचाई है कि हिमाचल सरकार को सरकारी जो है वेतन बांटने के लिए हिमाचल भवन को, ये जो दिल्ली में यहाँ पास में है, उसको नीलाम करके 660 करोड़ जो है वो इकट्ठा करना पड़े। ये दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, पंजाब भूल गए परसों क्या हुआ था, कहाँ गोलियां चली, किसके ऊपर गोलियां चली। पंजाब का लॉ एंड ऑर्डर तो इनके पास है ना, उनके अब अभी जो मैंने शुरुआत जो कर दी वो समझ गए होंगे। समाजवादी पार्टी ने भी बहुत कुछ कहा, जिस समाजवादी पार्टी को उच्चतम न्यायालय हाई कोर्ट उच्च न्यायालय कोर्ट करके कहता है कि आपका वश चले तो आप आतंकवादियों को पद्म विभूषण दे दे, वो आज बात कर रहे हैं। राइट। बीजेपी दिल्ली की जनता केजरीवाल से कहती है कि तुम्हें मालूम है तुम्हारे बारे में क्या कहते हैं लोग? अरे दोनों हाथ से कान बंद करते हैं, सुन लीजिए। सर आपकी वो एज क्या है सर? रियली वेरी सॉरी सर, रियली वेरी सॉरी सर, यू बिलोंग टू अखनूर ना सर? नो, इट्स नॉट द मैटर ऑफ लाफिंग सर। देखिए, आम आदमी पार्टी 2013 में केजरीवाल जी ने एक ट्वीट किया था, आम आदमी पार्टी ने, केजरीवाल जी ने 2013 में मरहूम शीला दीक्षित जी के बारे में, कि मैंने पढ़ा कि मुख्यमंत्री के निवास में 10 एसी लगे हुए हैं, बाथरूम में भी एसी है, मुझे रात को नींद नहीं आई। लेकिन जब माननीय केजरीवाल जी जेल गए और उनका राजमहल खुला तो एसी निकले 50, एसी निकले 50 और 250 टन का एडिशनल था, जिससे उनका एसी तमाम चल सके। 8 लाख का टॉयलेट सीट निकला, 15 लाख के पर्दे निकले, 50 करोड़ की कोठी निकली। किस केजरीवाल ने किसको छोड़ा? ना नन्ना को छोड़ा, ना अन्ना को छोड़ा, ना दिल्ली की जवानी को छोड़ा, ना जमुना के पानी को छोड़ा। एक मिनट भाई साहब अपने से बोलिए। गाली भी शर्मा जाए आपको देख करके, मैं क्यों गाली दूं आपको? गाली भी कहती है कि मेरा तो कोई अस्तर है केजरीवाल, गाली कहती है कि मेरा भी कुछ अस्तर है केजरीवाल। और महिला दिल्ली की जनता से मैं कहता हूं कि 2 बार इस हस्तिनापुर में महिला का अपमान हुआ, या तो धृतराष्ट्र का दुशासन ने किया
या केजरीवाल के कुशासन ने किया जब स्वाति मालीवाल का उनके मुख्यमंत्री निवास में हुआ था। देखिए, भाजपा से सवाल पूछा था दिल्ली की सुरक्षा कैसे होगी। भाजपा के नेता वीरेंद्र गुप्ता कहते हैं कि दिल्ली में सुरक्षा का मुद्दा ही नहीं है, और भाजपा नेता ने सुरक्षा के नाम पर गाली दी, दे लीजिए गाली, लेकिन दिल्ली के व्यापारियों को सेफ करिए। राइट, हटिए। कहाँ से आना हुआ? सर मैं वेस्ट दिल्ली से हूँ। वेस्ट दिल्ली से। क्या नाम है? पुनीत। पुनीत, क्या काम करते हैं? मैं नेशनल ऑस्ट्रेलिया बैंक में फाइनेंशियल क्राइम। नेशनल? मैं ऑस्ट्रेलियन बैंक में एक फाइनेंशियल क्राइम। यही दिल्ली में? हाँ, दिल्ली में। अच्छा, और आप? गुड़गांव। सेम बैंक? सारे बैंक के? अच्छा, ऑस्ट्रेलियन बैंक के। तो आज यहाँ सारे लोग ऑस्ट्रेलियन बैंक वाले यहाँ कैसे? तो हम जॉब से भी घर जा रहे थे, तो हमने सोचा कि अच्छा, तो थोड़ा बहुत ऊब जाते होंगे काम करते। तो कुछ कहना चाहते हैं? वांट टू से समथिंग? कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ, मैं बस ये कहना चाहता हूँ, चाहे हवा और जो पानी है, ये सबसे जो बेसिक मुद्दे हैं, और हम चाहे जितना भी डेवलपमेंट कर ले, अगर हमारे पास ये बेसिक फैसिलिटीज नहीं होगी दिल्ली की यूथ के पास, तो ऐसी डेवलपमेंट। नाम है आपका? नहीं, पुनीत। पुनीत, नहाते कैसे हैं? ना पानी से जो नहीं, पानी तो नहाते तो पानी से ही है। तो घर में जो वॉशरूम है या टॉयलेट है, वो आप कैसे नहाते हैं? एमसीडी का पानी आता है। नहीं, वो तो मुझे मालूम है। वो बाल्टी से नहाते हैं? बाल्टी से। क्या बात, हाथ मिलाओ। ये अगर एक छोटा सा भी काम शुरू करें हम, तो बहुत कुछ काम कर सकते हैं, है ना? और तो ये मैं, आप बहुत अवेयर आदमी है, मुझे बहुत अच्छा लगा। कुछ कहना चाहते हैं? मतलब अगर हम सब अपनी अपनी अवेयरनेस रखें, और उसके साथ अगर चाहे वो सेंटर की सरकार है या स्टेट की सरकार है, दोनों को आपस में मिलकर जिम्मेवारी लेनी चाहिए कि आगे जो यूथ है उसका भविष्य को देखे, और हवा और पानी जो बेसिक मुद्दे हैं उन पर काम करे। जी, आपका नाम क्या है? रिया। और आपका? रितिका। मनसवी। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। जी, जनाब अली, कहाँ से आना हुआ? बीकानेर। रोज जो आते हैं वो मेहमान नहीं होते हमारे।